अस्सलाम वालेकुम के नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है दिल हो सितारा हो कोई वादा हो। नावल की राइटर हैं फरजाना इस्माइल। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। एक तो ये लोग मजाल है जो कोई चीज़ जगह पर छोड़ दें। इसने कारपेट पर बिखरे हुए रिसाइल अखबारात और कुशन्स वगैरह समेटते हुए झुंझलाकर सोचा और तेज़ी से फ्लोर कुशन उठाकर इनकी जगह पर पटके। इसे तो लग रहा था जैसे जैसे वो चीज़ें समेटती जा रही है वैसे वैसे मज़ीद चीज़ें उगती जा रही हैं। एक तो हॉस्पिटल से देर हो रही थी इसे, दूसरे छोटी चच्ची इधर आ निकली थी एन इस वक्त जब वो सब यहाँ उधम मचाए हुए थे। वो तो बेचारी रहमा से दुपट्टा मैच करवाने आई थी कि चलेगा या नहीं, मगर छोटी चच्ची की आमद का सुनते ही सब एक एक करके निकलते चले गए थे। इसने भी छोटी चच्ची की आमद का सुनते ही सबके साथ निकलना चाहा था, मगर फिर वहीं अटकी रह गई थी। उल्फी बदतमीज़ ने न जाने किस वक्त इसका दुपट्टा भारी भरकम सोफे के नीचे दबा दिया था और फिर बदकिस्मती से वही छोटी चच्ची के हाथ लगी थी। बेटा ये चीज़ें तो समेटो, दम उलट रहा है मेरा और फिर कोई आ जाएगा तो क्या कहेगा। इनके ख्याल में कोई आएगा तो सीधा मुंह उठाए अंदर लाउंज ही में घुसता चला जाएगा, ड्राइंग रूम में नहीं बैठेगा। इसने झंझलाकर सोचते हुए दुपट्टा जोर से खींचा तो कोहनी पूरी कुवत से साइड टेबल से टकरा गई और फिर मजीद इसके खून की हिद्दत बढ़ गई थी। ताबी ताबी। अभी वो अपनी कोहनी से ला ही रही थी कि किचन से बड़ी अम्मा ने ऐसे आवाज़ दे डाली, आज तो ये लोग देर करा कर ही दम लेंगे। इसने जलकर सोचा और उठने का सोचने लगी। तुम जाओ बाकी मैं समेट लूंगी। नफासत पसंद सी चच्ची को शायद इस पर रहम आ गया था। वो कोहनी से लाती किचन की सिम चल दी जहाँ बड़ी अम्मा खड़ी गालबन अब्बा के लिए खाना गर्म कर रही थीं, जो अभी कुछ ही देर पहले ऑफिस से आए थे। ये लो चाय, चीनी मैंने अलग से रख दी है। इन्होंने थर्मस इसके हाथ में थमाया। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, 6:15 हो रहे हैं। चाय का थर्मस पकड़ाते पकड़ाते इनकी नज़र इस पर पड़ी जो इस वक्त इंतहाई बेतुके हुलिये में खड़ी थी, यानी कोई सी शलवार, कोई सा दुपट्टा और कोई सी शर्ट। बकौल अज़मी, पता नहीं चप्पल कैसे एक जैसी पहन लेती हैं डॉक्टर साहिबा। वो अक्सर इसी हुलिये में नज़र आती थी इसे। बस जा रही हूँ बड़ी अम्मा, मगर मुझे छोड़कर कौन आएगा। वो हस्बे मामूल फ़िक्रमंद थी क्योंकि ये मसला इसके साथ अक्सर हो जाया करता था। इसे पता था अमर भाई अभी ऑफिस से आए हैं, किसी कीमत पर भी नहीं जाएंगे। अज़मी और उर्फ़ी को आज कहीं जाना था, वो सुबह ही बता चुके थे। ले देकर इस वक्त अंस ही था जिस पर वो तकिया कर सकती थी, मगर अक्सर वो भी जुल दे जाता था। काश इस वक्त साजिद भाई होते। ऐसे बुरे वक्त में इसे अपने से 4 साल बड़ा साजिद बहुत याद आता, जो हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में मुकीम था। अभी कल ही तो इसका ख़त आया था। मेरी पढ़ाई बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। अब तक तो अल्लाह का शुक्र है आइडियल तरीके से इम्तहान पास किए हैं। मेरे लिए दुआ करना ताबी, तुम भी और सब लोग हर नमाज में, कि अल्लाह हिम्मत दे, सब्र अता फरमाए, मेहनत से पढ़ने की तौफीक दे, सीधा रास्ता दिखाए और इसी तरह मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। अगर ये दुआएं ज़ुबानी याद ना हो तो ख़त की फ़ोटोकॉपी करवाकर हर कमरे में किबला रुख करके रख दी जाए, ताकि जो भी नमाज़ पढ़े वो कम अज़ कम देख कर ही दुआ मांग ले। तुम तैयार तो हो जाओ, मैं अंस से कहती हूँ। वो जाने कितनी देर और खतूत साजिद में खोई रहती कि बड़ी अम्मा की आवाज़ पर वापस वहीं आ गई और इत्मीनान का सांस लेती किचन से चल दी। जल्दी करो भई, अभी इसने बाल सुलझाए ही थे कि वह सर पर सवार हो गया। मैं बस आ रही हूँ अनस भाई। इसने जल्दी से चुटिया बनाने का इरादा तर्क करके बालों में सिर्फ रबर बैंड डाल लिया और कमरे से निकल आई। चलिए मैं तैयार हूँ। वो फिरोजी कॉटन के सूट में मलबूस हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। खाली हाथ हिलाती हुई जाओगी, बैग कहाँ है? इसने एक नज़र इस पर डाली और पलट गया। माशाल्लाह, इसने अपने सर पर हाथ मारते हुए गोया खुद अपनी याददाश्त को दाद दी और पलटकर वापस कमरे की सिम चल दी। ये तुम्हारे नाखून हैं? अनस की नज़र इसके गुलाबी माइल कदरे बड़े हुए चमकीले नाखूनों पर थी। पहले तो इसने डैशबोर्ड पर से टिश्यू पेपर बॉक्स में से टिश्यू निकालते हुए अपनी साइड का शीशा गिराते हुए और बैग में से कोई अहम फाइल निकालते हुए इसके नाखूनों की लंबाई को नज़रअंदाज कर दिया था, मगर जब इसने फाइल देखते हुए नाखून कुतरने शुरू किए तो कराहियत के बायस पूछे बिना न रह सका था। ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं? इसने हाथ फौरन ही मुंह से निकालकर नीचे कर लिया था। ये तो इसे पता था कि अब जितने मिनट का हॉस्पिटल तक का रास्ता है, मौजू यही नाखून होंगे जिन पर वो बगैर रुके फिल बदीहा तकरीर तक कर सकता है। इसकी कदरे तनकीदी तबीयत से तो वो वाकिफ़ ही थी। और कितने बड़े करोगी? क्या हॉस्पिटल में सर्जरी का सामान ख़त्म हो गया है? वो पूछ रहा था। वो चुपचाप फाइल के कागजात उलट पुलट करती रही।
वैसे तुम्हारे इन पाले हुए नाखूनों की लंबाई कितनी होगी अंदाज़न? वो ज़्यादा देर तक चुप न रह सकता था, गालबन। तभी थोड़ी देर बाद फिर पूछ रहा था। कभी पैमाइश नहीं की। शर्मिंदा होने के बावजूद वो जवाब दे गई थी। सुनो भाई, अगर ये मैले गंदे नाखून फैशन में शामिल हैं तो बता दो, ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो कि तुम फैशन के तौर पर अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हो। वो तिरछी नज़रों से इसके चेहरे को बगौर देख रहा था, जिस पर अब गुस्से की लहरें हलकोरे ले रही थीं। पहली बात तो ये कि मेरे नाखून गंदे और मैले हरगिज़ नहीं हैं। आप अपनी आंखें टेस्ट कराएं। दूसरी बात कि आपको मेरी सेहत की इतनी फ़िक्र क्यों है? वो गुस्सा ज़ब्त करती हुई कह रही थी। मुझसे ज़्यादा किसे फ़िक्र होगी तुम्हारी? वो बड़बड़ा कर रह गया था। थोड़ी देर तक खामोशी रही थी। दोनों के दरमियान फिर वो खुद ही बोल उठा। तुम तो खुद डॉक्टर हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि लंबे नाखून सेहत के लिए कितने मुज़र हैं? खसूसन तुम्हारे लिए तो सख्त मुज़र के तुम्हें 3 वक्त खाने के अलावा इन्हें भी खाने की आदत है। वो गोया इसके मोअज़्ज़ज़ पेशे को दरमियान में घसीट लाया था। ऐसा है अनस भाई कि आजकल मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिल रही है। आप यकीन करें कि कल पहली ही फुर्सत में काट लूँगी इन्हें। इसने अपनी जुलाट पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की थी। कुछ थोड़ा बहुत इसका लिहाज भी था और कुछ ख्याल के चंद दिनों बाद वो भी परदेसियों की फहरिस्त में शामिल होने वाला था। कोई आप पर पहाड़ तो नहीं आ गिरा है कि आप सरका नहीं पा रही हैं? हाउस जॉब तो सभी करते हैं। इसने हॉस्पिटल के गेट पर गाड़ी रोक दी थी। जब सर पर पड़ती है तभी अंदाज़ा होता है। इसने दांत पीसते हुए खट से दरवाज़ा खोला और धड़ से बंद करते हुए गेट क्रॉस कर गई। उर्फी और अज़मी की तैयारियां सुबह से ही जारी थीं। आज नेशनल स्टेडियम में वाइटल साइंस ग्रुप का शो था, जिसके टिकट दोनों ने बड़ी मुश्किल से वो भी ब्लैक में हासिल किए थे। 5 बजे चलेंगे, देर तो नहीं हो जाएगी? रूफी का बस चलता तो सुबह ही से जाकर बैठ जाता स्टेडियम। तुमने कपड़े निकाल लिए? यार मैं क्या पहनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अज़मी ने कपड़ों के सिलेक्शन में लड़कियों को बदनामी से बचा लिया था। कुछ भी पहन लो, कोई तुम्हारा तो शो नहीं हो रहा ना वहाँ। कोई तीसरी बार टिकट का मुआयना करता और फिर झुंझला गया था। क्या कर रहे हो तुम दोनों? ये इनकी बदकिस्मती ही थी कि आज इत्तेफाकन अब्बा इधर आ निकले थे, वरना अक्सर अपनी स्टडी ही में रहा करते थे। टिकटों का मुआयना करता और फिर बुरी तरह उछल पड़ा था और इसने टिकट जेब में डालने की कोशिश की थी, मगर अब्बा की अकाबी नज़रें बड़े भरपूर अंदाज में इन टिकटों का जायज़ा ले चुकी थीं। तुम ये टिकट छुपाने की कोशिश कर रही हो? अब्बा के लहजे में बला का इत्मीनान पाया जाता था। वो हर बात मुंह पर ही कहने के आदी थे और यही आदत गालबन इनके भतीजे अनस में मुंतकिल हो गई थी। तभी जेब में जाता उर्फी का हार टिकट समेत बाहर आ गया था। कैसे टिकट हैं? वो पूछ रहे थे। नेशनल स्टेडियम में शो है, उर्फी ने डरते डरते जवाब दिया था। कैसा शो? अब्बा का अगला सवाल इसे बिल्कुल हरासा कर गया था। क्रिकेटर्स आएंगे, आपके अज़मी ने जवाब दिया था। वैसे भी झूठ बोलने में इस घर में कोई इसका सानी ना था। कौन कौन से क्रिकेटर्स आएंगे? अब्बा को क्रिकेट से बड़ा शगफ था। वसीम अकरम, वकार यूनुस वगैरह। उर्फी के जहन में फिल वक्त यही नाम थे जो इसने बेख्तियार बता दिए थे। वसीम अकरम तो इंग्लैंड में है। अब्बा का अंदाज ऐसा था गोया खुद अपने हाथों से इसे जहाज में बिठाया हो उन्होंने। अज़मी को पांव तले से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई थी। आखिर अब्बा भी तो ज़माने की खबर रखते थे। हम कॉन्सर्ट में जा रहे हैं अब्बा, उर्फी मिनमिनाया। कैसा कॉन्सर्ट? अब्बा चबा चबा कर बोले। मियाँ दिखाओ तो ज़रा। अब्बा अब गोया शक में मुब्तला हो गए थे। तभी उन्होंने उर्फी के हाथ से टिकट ले लिए थे, साथ ही इसके दिल का चैन भी। मतलब क्या है कॉन्सर्ट का? वो टिकट को बगौर देखते हुए पूछ रहे थे। वो उर्फी कुछ कहते कहते रुक गया था। वैसे इसे ये तो पता था कि ये वर्ड मौसीकी ही से मुतालिक था। अजमीर डिक्शनरी लेकर आओ। अगर तुम्हें अपनी डिक्शनरी ना मिल सके तो मेरी स्टडी से ले आना, अब्बा ने लफ्ज़ अपनी पर जोर देते हुए कहा था। अच्छा अब्बा। वो मरे मरे कदमों से कमरे से निकल गया था। नाच गाने की महफिल, रक्स और सरूर की महफिल, सरूर मंडली। कॉन्सर्ट के मायने देख कर तो अज़मी की आंखों के आगे तारे नाच गए थे। तो कॉन्सर्ट में जा रहे हैं आप लोग? अब्बा ने दोनों को सर से पाँव तक बड़ी मलामत भरी नज़रों से देखा और कमरे से निकल गए। फिर दोनों स्टेडियम गए ही नहीं थे। हालांकि वो कोई डिक्शनरी वाला कॉन्सर्ट तो था नहीं, मगर ना जाने क्यों दोनों की हिम्मत ही नहीं पड़ी। तुम लोग गए नहीं? शाम को रहमा उर्फी के कमरे की तरफ से गुजरी तो दरवाजे पर खड़े उर्फी को देखकर हैरान हो गई। नहीं, बस दिल ही नहीं चाह रहा था। उर्फी तो बताने ही जा रहा था कि पीछे खड़े हुए अज़मी ने इसे ठहाका देकर खामोश कराते हुए खुद जवाब दिया। दिल नहीं चाह रहा था। रहमा की हैरत बजा थी। कल से तो दोनों बावले बने हुए थे। तैयारियां थीं कि ख़त्म ही ना हो रही थीं और अब कह रहे थे कि दिल नहीं चाहा। दिल नहीं चाह रहा था या अब्बा को तुम्हारे प्रोग्राम की नोयत पता चल गई थी? न जाने सोमी कहाँ से टपक पड़ी थी। इस वक्त टिकटों की नुमाइश हो रही थी। बाकायदा मेज़ पर रख कर के अब्बा ने छापा मार दिया।
सोमी का हंसी के मारे बुरा हाल था। वो यूं बता रही थी जैसे आंखों देखा हाल बयान कर रही हो। दोनों जलकर रह गए थे। रक्स और सुरूर की महफिल, नाच गाने की महफिल, वो मुसलसल इन्हें छेड़ रही थी। यूं करो वो टिकट पड़ोसन आंटी के इमरान को दे दो, 10 रुपए मुनाफे के साथ, भला हो जाएगा इसका, क्योंकि टिकट ब्लैक में भी नहीं मिले इसे। अब के रहमा ने मशवरा दे रही थी। दोनों पहले तो झुंझलाए मगर बात वाकई गौर तलब थी, जल्द ही दिल को लगने लगी थी। अभी अभी बजरिया डाक साजिद का खत आया था जिसे वो कोई 3 दफ़ा तो पढ़ ही चुकी थी। एक जगह लिखा था, डॉक्टर साहिबा सुना है पिछले दिनों कराची में गर्मी बड़ी शदीद थी, अल्लाह रहम करे। जिन दिनों शदीद हंगामे नहीं होते इन दिनों शदीद गर्मी होती है। और वाइस वर्सा हमारे कर्फ्यू का शहर कराची, जो पहले रोशनियों का शहर था, कैसा है? काफ़ी अरसे से सुना है कि सुकून है, यकीन नहीं आ रहा। यकीनन कोई ना कोई बात ज़रूर हुई होगी जिसकी खबर नहीं मिली मुझे। आगे रहमा के लिए लिखा था, अपनी रहमा बीबी कैसी हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगी। और रहमा जी कैसी चल रही हैं आपकी पेंटिंग? अब तो डिग्री मिलने वाली होगी। वैसे आपस की बात है, ये बताओ कितनी खुद बनाई हैं अब तक और कितनी बनवाई हैं? और सुनो, अपना कलेक्शन किसी को देना नहीं, क्योंकि आकर मैं ज़रूर देखूंगा और फिर गैस करने की कोशिश करूंगा कि क्या बनाया गया है। इसलिए ज़रा आसान तस्वीरें बनाना। वैसे मुझसे पहले मेरी हम ख्याल सोमी तो तुम्हें अपने ख्याल मुबारका से नवाज चुकी होगी। इस बात की तो गारंटी है कि जिस तस्वीर को सोमी नहीं समझ सकेगी, इस तस्वीर के बारे में हमारी राय भी इंतहाई आला होगी। इससे साजिद का खत पढ़ते पढ़ते हंसी आने लगी थी। रहमा के वाकई पीछे पड़ा रहता था। सुनो, मेरा पोर्ट्रेट बनाओ ना, तुम कह रही थी ख़वातीन से ज़्यादा हजरात का बनाना आसान होता है। एक दिन गलती से इसके सामने रहमा के मुंह से ये बात निकल गई थी, जो इसने गिराम में बांध ली थी। और जब वो अब्बा के पोर्ट्रेट पर काम कर रही थी तो साजिद ने गलतियां निकाल निकाल कर इसका नातिका बंद कर दिया था। देखो, अब्बा की आंखों में जमाल कम है, जलाल ज़्यादा है। तुमने सारा जोर आंखों को हसीन तर बनाने में लगा दिया है। माना कि तुम्हें अब्बा से लाख मोहब्बत सही, लेकिन जो हकीकत है वही जाहिर करो। वो इसके घुरने के बावजूद कहे जाता, आप यहाँ से जाएं। रहमा बाज़ औक़ात झुंझला जाती थी। फिर तुम्हारी इस्लाह कौन करेगा? यहाँ तो तुम एक उल्टा सा ब्रश भी चला देती हो तो सारे घर वाले तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, आप जैसा तो कोई बना ही नहीं सकता। मैं भी कुछ ना कहूँगा तो तुम्हारे फ़न को जला कैसे मिलेगी? वो इस तरह जवाब देता जैसे इससे बड़ा इस्लाहकार कोई है ही नहीं। और एक बात और, ये जो अब्बा की मुस्कुराहट दी है ना तुमने, इसके ज़ाविये ठीक करो। अब्बा की शराफत की गवाही तो पूरे मोहल्ले और ख़ानदान के लोग देते हैं। यूं तो तुम इन्हें बदनाम करवा दोगी सारे शहर में। वो मुस्कुराहट जो इतनी कोशिशों के बाद वो लाने में कामयाब हुई थी, इसे इसने 2 जुमलों में मलिया-मेट कर दिया था। आपको चुप नसीब नहीं है? वो सख्त गुस्से हो जाती थी। जो हकीकत है वही बता रहा हूँ। इसे सही करो तभी ये पोर्ट्रेट ओरिजिनल लगेगा। समझी? अब्बा पीटेंगे तभी समझ आएगी। वो यकायक ही नाराज़ होने लगता तो वो शशोपंज में पड़ जाती। क्या वाकई अब्बा की आंखें ठीक नहीं बनी हैं? मुस्कुराहट सही नहीं आई है? वो बिल्कुल डबल माइंडेड होने लगती थी। और फिर अच्छी खासी वो तस्वीर जो वो अब्बा को सामने बिठाकर बना चुकी होती थी, इसमें खामियां ही खामियां नज़र आने लगती थीं। बड़ी अम्मा को जोड़ों के दर्द ने परेशान किया हुआ था, इसीलिए आज ताबिंदा ने डॉक्टर निसार से टाइम लिया था और उर्फ़ी से कह दिया था कि बिल्कुल ठीक वक्त पर लेता जाए बड़ी अम्मा को। उर्फ़ी ज़रा देख कर आओ, बड़ी अम्मा अभी तक उठी या नहीं? उर्फ़ी, जो इंतहाई इन्हमाक से गाड़ी का शीशा चमका रहा था, गेट पर खड़े अज़मी से बोला। अज़मी ने पलटकर हैरानी और अफसोस के मिले जुले तासुरात से इसे देखा। कुछ तो खुदा का खौफ करो यार, इनसे पहले तुम्हारी बारी भी आ सकती है। तोल कर बोला करो यार। अज़मी को सख्त बुरा लगा था। मेरा मतलब है इनकी टांगों में दर्द है ना? अभी मैं बुलाने गया था तो बैठी हुई थी। उठने में ज़रा देर लगती है ना इन्हें, क्योंकि तकलीफ़ बहुत है, इसलिए कह रहा था मैं। उर्फ़ी को भी अपने अल्फाज की संगीनी का अंदाज़ा हो गया था, तभी इसने बड़ी तेज़ी से अपने साबका जुमले की तशरीह की थी। तो यूं कहो ना, अज़मी इत्मीनान का सांस लेता अंदर की सिमत चल दिया। ताबी प्लीज़ जल्दी करो, अभी चीखने लगेंगे भाई। सोमी हर वक्त इसे अनस की डांट से बचाने की कोशिश किया करती थी। इनका तो काम ही यही है। वो बड़े आराम से बालों में ब्रश कर रही थी। तुम्हें तो 4-5 सुनने की आदत पड़ गई है। सोमी की बड़बड़ाहट बखूबी इसके कानों तक पहुंची और वो मुस्कुरा दी। आज अनस के किसी दोस्त की शादी थी जिसमें पूरा घर ही इनवाइट था। तुम लोगों को जाने की क्या ज़रूरत है? बस लड़के चले जाएंगे। जब इन तीनों ने इससे जाने की फरमाइश की थी तो इसने साफ मना कर दिया था। तब ताबी ने अब्बा से कह दिया था और अब्बा ने इसे बुलाकर साफ साफ कह दिया था, तीनों बच्चियां जाएंगी, दिल चाह रहा है इनका। हाँ, शादी में गई थोड़ी है कभी जो आज दिल चाह रहा है। वो दान किचकिचा कर रह गया था। 8 बजे तक तैयार हो जाना वरना छोड़कर चला जाऊंगा।
अब्बा के कमरे से निकलकर वो डायरेक्ट इनके सर पर जाकर गिर था और तीनों घबरा गई थीं। सोमी तो मारे घबराहट के 7 बजे ही से तैयार फिर रही थी और साथ ही रहमा और ताबी को भी जल्दी करो की रट लगाकर परेशान किया हुआ था, क्योंकि अब 7:45 होने वाले थे। तुम तैयार हो गई? वो कमरे के दरवाजे पर खड़ा रहमा से पूछ रहा था। जी। रहमा ने नजरें झुकाकर कंधे से ढलकता दुपट्टा बड़ी नफासत से दुरुस्त किया। तो चलो गाड़ी में बैठो। इसने रहमा को रवाना कर दिया था। मेरा ख्याल है तुम तैयार हो चुकी हो और बाल भी बना चुकी हो। सोमी जो वक्त गुजारी के लिए आदतन अपनी चोटी के बल खोलकर दोबारा बांध रही थी, इसकी नज़रों में आ गई। जी भाई, मैं तो तैयार हूँ। वो बहुत मगन सी थी। तो आपने मशगले के तौर पर बंधे हुए बाल दोबारा खोलकर बनाने शुरू कर दिए ताकि मज़ीद देर हो। वो उसे सख्त नज़रों से घूर रहा था। नहीं तो भाई, मैं तो ऐसे ही। सोमी का सारा इन्हमाक भग से उड़ गया था और वो गड़बड़ा गई थी। ताबी को ज़ोर की हंसी आई। तुम्हारा हंसना बहुत ज़रूरी है। वो गोल्डन सैंडल के स्टेप बंद करती ताबी के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। बिल्कुल भी नहीं। दिल ही दिल में कहते हुए हंसी बिखेरते लब बींच कर इसने स्याह डिनर सूट में मलबूस अपने लंबे चौड़े नफीस से तायजात को देखा और पलट कर अपना सुर्ख और गेंजा का नफीस से काम वाला दुपट्टा संभालती कमरे से निकल गई। लाख कस्में खाई अनस भाई ने कि हम मेम नहीं लाएंगे, मगर अब्बा ने कह दिया कि मंगनी करके ही भेजूंगा। ज़्यादा बोले तो निकाह करवा के साथ ही रवाना कर दूंगा बेगम को। अज़मी की इतला अक्सर व बेशतर दुरुस्त ही हुआ करती थी। सच, जहाँ सोमी और गुड़िया की खुशी के मारे चीखें निकल गई थीं, वहीं सोफे पर बैठी किताब पढ़ती रहमा के दिल की धड़कनें एक ही दम तेज़ हो गई थीं। न जाने कब कैसे वो अपने इस ऊंचे लंबे से तायाजात को दिल में बसा बैठी थी। इस वक्त भी रहमा की तमाम हंसियात कान बनकर अज़मी वगैरह की बातों पर लगी हुई थीं। इतनी जल्दी लड़की कैसे मिलेगी भाई को? सोमी को एकदम ख्याल आया था। मिल ही जाएंगी लड़कियां, कोई कमी है अनस को? इससे पहले कि कोई जवाब देता, छोटी चची और बड़ी अम्मा लाउंज में दाखिल हुई थीं। फिर लड़की तो पसंद कर भी ली। छोटी चची ने धमाका करने में कोई कसर न छोड़ी थी। रहमा साकित सी रह गई थी। हाँ, कौन है? क्या करती है? अज़मी सुराग रसां के लिए भी ये खबर नहीं थी। अल्लाह रखे अनस को, वो करेगा इसके लिए। बड़ी अम्मा मुस्कुरा रही थीं। आखिर है कौन? गुड़िया का मारे जोश के बुरा हाल था। ये अपनी ताबी नज़र नहीं आ रही? इसके बारे में पूछते हुए बड़ी अम्मा की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी और चेहरे पर अजीब रंग झलक आया था। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अज़मी की आंखों ने बड़ी अम्मा की कैफियत कुछ कुछ भांप ली थी। वो थकी हारी सुबह कोई 10 बजे घर वापस आई। नाइट करके तो सोचा कि जाकर खूब सोएगी, क्योंकि नींद से बुरा हाल हो रहा था। मगर घर में दाखिल होते ही घर वालों के रवैये इसे परेशान कर गए। पहले तो अंदर दाखिल होने के लिए उर्फ़ी और अज़मी ने इंतहाई अदब से इसके लिए गेट खोला था। लाइए ताबी आपा, मैं आपका ये बैग कमरे में रख आता हूँ। आप थक गई होंगी। पकड़े पकड़े। इसके कुछ बोलने से पेशतर ही उर्फ़ी ने इसके हाथ से बैग ले लिया था, जो कतई इतना भारी ना था कि पकड़े पकड़े वो थक जाती। ताबी आपा, वो इसकी इस अनायत के साथ साथ इसके आपा कहने पर भी सख्त हैरान थी। उर्फ़ी इससे छोटा ज़रूर था, मगर इसने बाजी आपा और बजिया जैसे एज़ाज़ से महरूम ही रखा था इसे अब तक। चलिए अंदर, कितनी धूप हो रही है। अज़मी का तो बस नहीं चल रहा था कि अबर बनकर इस पर छा जाए। ताबिंदा ने ठंडी ठंडी हवा और घिर घिर कर आते बादलों को देखकर हैरानी से अज़मी की तरफ देखा। क्या हो गया है तुम लोगों को? सोकर तो नहीं उठ गए हो ना सचमुच? वो हकीकतन परेशान हो गई थी इनके अजीबो गरीब रवैयों पर। बरामदे में जैसे ही घुसी तो अजीब सी अफरा तफरी और हलचल इसे हैरान कर गई। छोटी चची और अम्मी इधर से उधर और उधर से इधर आ जा रही थीं। बड़ी अम्मा की आवाज़ गालबन किचन की सिम से आ रही थी, जो गुड़िया को आवाज़ दे रही थीं। फिर ना इससे सोमी और गुड़िया की पुरसरार मुस्कुराहटें छुपी रह सकीं और ना ही रहमा की गैर मामूली खामोशी। अज़मी और उर्फ़ी के अजीबो गरीब रवैयों ने पहले ही इसे उलझन में डाल दिया था। अज़मी तो 2-3 दफ़ा गुजरा था इसके सामने से मुस्कुराता हुआ। ये अज़मी आज ज़फ़रान का खेत क्यों बना हुआ है? इसकी नींद वींद तो सब भग से उड़ गई थी। तभी इसने बरामदे से गुजरती सोमी को रोककर उर्फ़ी की मुस्कुराहट का सबब पूछा था। हो सकता है कल तुमने खूब हंसिए में से जो लतीफ़ा सुनाया था वो आज इसकी समझ में आया हो। खुद अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए सोमी ने बहुत ही बेतुका सा जवाब दिया था और धीरे से पाँव धरियो दुल्हनिया मेरी जान गुनगुनाती हुई चल दी थी। इसका दिमाग ख़राब हो गया है। सोमी की गुनगुनाहट सुनकर तो वो भौंचकी रह गई थी। आखिर इन सबको हुआ क्या है? कम से कम कल रात तक तो सब ठीक ठाक थे। इसने परेशान होकर सर पर हाथ फेरा। तुम्हारे सर पर सींग नहीं है? सामने ही अज़मी खड़ा हंस रहा था। क्या मतलब? इसकी समझ में खाक भी ना आया। कुछ नहीं, वो इसे यूं ही हैरान छोड़कर लाउंज में घुस गया। क्या हो गया है इन सबों को? वो परेशान होती हुई लाउंज ही की तरफ चल दी, जहाँ सोमी, उर्फ़ी, अज़मी और गुड़िया अनस को घेरे बैठे थे। इनकी भी वैल्यू है आजकल। वो सर झटकती अंदर आ गई। एक खबर सुनो,
अनस के लाख आंखें दिखाने के बावजूद अज़मी बाज न आया था। तभी इसकी आंखों के इशारों से बेनियाज अंदर आती ताबी से मुखातिब था। कैसी खबर, वो इनके करीब आ गई थी। पहले बैठो तो। इसने बाकायदा अनस के बराबर इसे बिठाकर इसके लिए जगह बनाई थी। पहले खबर सुनाओ। वो हनूज खड़ी थी। शायद अब सबके अजीबोगरीब रवैयों का भेद खुले, इसने सोचा था। अनस भाई के लिए लड़की पसंद कर ली है। सच, वो तो जैसे खुशी व मुसर्रत से साकित सी रह गई थी। बैठो तो तुम। कैसी हैं वो? अनस भाई, देखा है आपने इन्हें? वो तो मारे मुसर्रत के वहीं धप से बैठकर अनस से पूछ रही थी। इस वक्त भी आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं। अज़मी इतनी आवाज़ में बड़बड़ाया था कि सिर्फ अनस ही ने सुना था और अपनी निगाहों का जाविया बदल लिया था। अज़मी को उसने कितना मना किया, मगर अज़मी की एक ही रट कि मज़ा आएगा ना, फिर तो आप चले जाएंगे, एक छोटा सा मजाक ही सही, ज़रा तफरी रहेगी। ये तो खो गए उनके ख्यालों में। सोमी, तुम ही बता दो। वो सोमी से कह रही थी। ये बेखबर सी लड़की। अनस ने चुपके से एक नज़र डाली। गुलाबी शलवार कुर्ते में मलमल का बड़ा सा दुपट्टा लिए बेहद क्यूट सी लग रही थी। उसने तो सारा मामला अम्मी पर छोड़ दिया था और अम्मी ने ताबिंदा को चुना था इसके लिए। अच्छी तो वो उसे शुरू ही से लगती थी। बस इसकी बेसलीगी से चिढ़ जाता था अक्सर। अम्मी के सामने ये तोजह पेश की तो आगे चलकर सब ठीक हो जाता है कहकर अम्मी ने चुप करा दिया था। फिर अयाज की शादी वाले दिन तो वो मुकम्मल तौर पर इसके अंदर बराजमान हो चुकी थी। अहम अहम, और उसी की खंगार पर वो होश में आ गया था। तुम खुद बूझ लो कौन हो सकती है, सोमी कह रही थी। वैसे भी हंसी जब्त कर करके इसका तो हशर हो गया था। मुझे क्या पता भई। उसके अंदाज में भला की मासूमियत थी। नहीं, तुम बताओ, घर की ही है। अच्छा, यानी इस घर में? वो वाकई हैरान हो गई थी। तो वो सोचने लगी, गुड़िया बहुत छोटी है, सोमी हो नहीं सकती, वरना वो यूं अनस भाई के सामने ना बैठी होती। अलावा रहमा के कोई हो ही नहीं सकता। वैसे भी इस वक्त वो गायब है, फिर बड़ी अम्मा इतनी सुगर लड़की को कैसे छोड़ सकती थी भला? मैं समझ गई, वो हंस रही थी। क्या समझ गई? अज़मी का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। क्यों भला वो अज़मी के अंदाज पर बुरा मान गई थी? समझ गई हो तो बता दो। सोमी बोल पड़ी थी दरमियान में। बता रही हूँ, बता दूँ अनस भाई? वो पलट कर बराबर में बैठे अनस से पूछने लगी, गोया छेड़ रही हैं खातून भाई को। अज़मी की बड़बड़ाहट सब ने बखूबी सुनी और अपनी अपनी मुस्कुराहटें दबाईं। तभी अनस उठ खड़ा हुआ। अब वो मजीद बर्दाश्त न कर सकता था। एक मिनट अनस भाई, साथ ही वो भी उठ खड़ी हुई थी। ये तो बताएगा नहीं क्योंकि इसे कसौटी की बीमारी लग गई है। आप ही बताएं और ये सस्पेंस ख़त्म कर दें। वो अनस का हाथ पकड़े कह रही थी। दिस इज़ लास्ट पॉइंट के खातून बेहद फोहर मगर बहुत ही मोजिज़ पेशे से वाबस्ता हैं और मुस्तकबिल में दुखी इंसानियत की खिदमत का इरादा रखती हैं। अज़मी कह रहा था। फोहड़, वो अनस का हाथ हमें सोच में पड़ गई। मगर मोजिज़ पेशे से वाबस्ता फिर रहमा हो नहीं सकती क्योंकि वो फोहड़ हरगिज़ नहीं है। तो फिर एकदम ही दिमाग में धमाका सा हुआ था और फिर फ़ौरन ही अनस के हाथों पर इसकी गिरफ्त ढीली पड़ी थी। फिर वो अपने बहुत करीब खड़े अनस को नज़र उठाकर भी न देख पाई। अनस ने एकदम ही इसके ठंडे होते हाथों की कैफियत को महसूस किया और हल्के से हंस दिया। तुम वाकई बहुत जलील हो, उसने सोच चेहरा लिए पलट कर सोमी से कहा और फिर लाउंज से निकलती चली गई। कमाल है, किसी ने पूछने तक की भी जहमत नहीं की। अपने कमरे में घुसते ही ढेर सारा रोना आ गया था उसे। वैसे ही खिफ़ सी तारी थी उस पर। क्या सोचते होंगे? इसके हाथ अभी भी ठंडे पड़े हुए थे। आप लोगों ने पूछा तक नहीं मुझसे। शाम को वो बेख्तियार ही रो पड़ी थी अम्मी की गोद में सर रखे। हमें तुम पर एतमाद है बेटी। अम्मी ने झुककर उसकी पेशानी चूम ली थी तो एक फ़ख्र और इत्मीनान इसके अंदर उतर गया था। अम्मी, किसी ने उनसे भी पूछा है या आप लोगों ने खुद ही? मैं तो बिल्कुल पौहड़ बेसलीका हूँ, क्या आता है मुझे? वो इसका नाम लेते हुए झिझक गई थी। सब सीख जाओगी। अपनी पढ़ाई पर से ध्यान हटाती तो ही कुछ सीखती ना, और ये सब इसकी भी ख्वाहिश पर हो रहा है। अब क्या? अम्मी हल्के से मुस्कुराईं। वो रोते रोते झिम गई थी। फिर 2 ही दिन बाद एक सादा सी तकरीब में बड़ी अम्मा की तरफ से पहनाई गई अंगूठी इसके हाथ में जगमगाने लगी थी। कुछ खाने पीने को होगा छोटी चच्ची? वो अभी अभी अस्पताल से आई थी और आते ही किचन में घुस गई थी। पेट में चूहे जो दौड़ रहे थे। अस्पताल में जो नाश्ता आता था उसे देखकर तो इसका दिल बैठ जाता था। बावजूद कोशिश के खा ना पाती थी, इसीलिए घर आते ही मुंह हाथ धोकर किचन के अंदर घुस जाती थी। अब तो तुम खाना ही खा लो, 12 तो बजने वाले हैं, फिर तैयार भी है, मैं रोटियां बना देती हूँ। छोटी चच्ची ने फ्रिज में से आटा निकाला। कभी मुझे भी ऐसी रोटियां बनानी आएंगी? छोटी चच्ची को बड़ी महारत से पेड़ा बनाकर रोटी बेलते देखकर हसरत से उसने सोचा और सालन प्लेट में निकालने लगी। कुछ दाल दलिया मिलेगा चच्ची? अनस किचन के दरवाजे पर खड़ा छोटी चच्ची से पूछ रहा था। हाँ, तुम भी बैठ जाओ। चच्ची का अंदाज बड़ा मसरूफ सा था। वो ऐन उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर जम गया था और नेवाला ताबी के हलक में अटक गया था।
ताबी बेटा सालन डोंगे में निकाल लो। छोटी चची की आवाज़ पर वो सुख का सांस लेती उठ खड़ी हुई थी। अनस ने एक नज़र उस पर डाली, फिर प्लेट अपने आगे सरका ली। तुम्हारी फ्लाइट का क्या हुआ? छोटी चची पूछ रही थी। कल सुबह 3:30 बजे। वो थोड़ा चुप चुप लग रहा था। खुदा खैरियत से पहुंचाए, चची ने आहिस्ता से कहा और चूल्हे की तरफ मुतवज्जा हो गई और सालन का डोंगा उसके आगे रखते हुए ताबी ने अपने दिल की अजीब सी कैफियत होती महसूस की थी। तुमने खाना क्यों छोड़ दिया? छोटी चची तवे पर से रोटी उतारते हुए इसकी सिमत मुतवज्जा हुई, जो खामोश खड़ी थी टेबल के पास। बस छोटी चची खा चुकी। उसकी तो जैसे भूख ही उड़ गई थी एकदम। अनस ने बड़े गौर से सर उठाकर उसे देखा। कॉटन के सफ़ेद सेल्फ प्रिंट के सूट में वो खामोश लेकिन कदरे उलझी हुई लग रही थी। पिछले 2 दिन से नज़र ही नहीं आई थी। कुछ वो भी इतना मसरूफ़ रहा था कि सर उठाने की फुर्सत न मिली थी। और इस वक्त भी वो सिर्फ उसे ही देखने की खातिर किचन में चला आया था। और वो थी कि उठ खड़ी हुई थी। उसे गुस्सा आने लगा। तुम बैठो, मैं जा रहा हूँ। यकायक ही उसने उसके जाने से पहले ही हाथ में पकड़ा निवाला प्लेट में रखा और किचन से निकल गया। ये वो हक्का बक्का खड़ी रह गई थी। नाराज़ हो गए वो, परेशान सी हो गई थी। क्या हुआ? कहाँ चला गया? उठकर खाना तो खा लेता। छोटी चची भी कुछ न समझ पाई थीं। उफ, क्या नाराज़ होकर जाएंगे मुझसे? उसका दिल तो महसूस गया था। बेख्तियार ही कदम उसके कमरे की तरफ बढ़ गए। मैं आ जाऊं? वो पर्दे के पीछे से झांक रही थी। आओ। उसे देखकर वो कदरे हैरान हुआ था, मगर इजहार किए बगैर हाथ में पकड़ी किताब पर झुका रहा। छोटी चची बुला रही हैं आपको, खाना खा लीजिए। इस वक्त वो सब कुछ भूली हुई थी। खा लिया है मैंने। इसके अंदाज में खफगी थी। कहाँ खाया है? बस जितना खाना था खा लिया। वो हनूस खफा सा था। ताबी की समझ में ना आया कि कैसे उसे मनाए। आप नाराज़ हैं मुझसे? वो पूछ रही थी। क्यों भाई, मैं आपसे क्यों नाराज़ होने लगा? वो तिनक गया था। इसलिए कि मैं आपको देखकर खाने से उठ गई थी। उसने वजह बयान की। ये आपका ज़ाती फ़ेल है। मुझे देखकर उठी, बैठें या लेट जाएं। उसकी सुई वहीं अटकी हुई थी। अनस भाई, वो रोहानसी हो गई। अब मैं आपका भाई हरगिज़ नहीं हूँ। उसने उंगली उठाकर जिस बेसाख्तगी से उसकी तसल्ली की थी, वो झीम गई थी। थोड़ी देर तक तो वो बोल ही ना पाई थी। अनस ने सर उठाकर बड़ी दिलचस्पी से उसका सुर्ख रंग बिखेरता चेहरा देखा और मुस्कुरा दिया। अच्छा चलें, अब छोड़ें। बमुश्किल तमाम वो कह पाई थी। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। उसने भी ज़्यादा जिद नहीं की थी। फिर वो चला गया था। शुरू में तो सभी बड़े भुखलाए हुए रहे। जब मिलकर बैठते तो हर मौजू उससे शुरू होता और इस पर ही ख़त्म होता था। फिर आदी होते चले गए थे सब। अब तो उससे गए कोई 3-4 माह हो ही गए थे। कभी कभार ख़त या फ़ोन आ जाया करता था उसका। घर में सबकी फिर से वही पुरानी रूटीन शुरू हो गई थी। उर्फ़ी और अज़मी उसके जाने के बाद काफ़ी सुधर गए थे, क्योंकि अब लाने ले जाने की कुछ जिम्मेदारियां पड़ गई थीं इन पर। सुबह दोनों यूनिवर्सिटी चले जाते थे। रहमा अपने स्कूल से आजकल देर से आने लगी थी, क्योंकि इसके इम्तहान होने वाले थे, और घर में आकर अपना कमरा बंद किए तस्वीरें पेंट करती रहती थी। सोमी कॉलेज चली जाती, गुड़िया स्कूल, अहमद भाई अपने ऑफिस और ये अपने अस्पताल। तुम तो नज़र ही नहीं आती रहमा। इतना तो सवार ना करो इम्तहान को अपने ऊपर। आज इसका ऑफ था, इसलिए घर में नज़र आ रही थी और इस वक्त रहमा के कमरे में खड़ी उसे लेक्चर दे रही थी। मैं तो यहीं होती हूँ, तुम ही मसरूफ़ हो गई हो। रहमा का लहजा सर्द सा था। वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्या हुआ रहमा? उसकी आंखों में हैरानी थी। कुछ नहीं, तुम सुनाओ, अस्पताल कैसा जा रहा है तुम्हारा? वो भी संभल गई थी। ठीक, वो चुप सी हो गई थी। दरअसल इम्तहानों की वजह से इतनी मसरूफियत है ना कि किसी चीज़ का भी होश नहीं है मुझे। तुम्हारा हाउस जॉब तो अब ख़त्म है ना? वो गोया अब तलाफ़ी कर रही थी अपने साबका रवैये की। हाँ, वो चुप सी हो गई थी। तुम अपना काम करो, टाइम ज़ाया हो रहा होगा तुम्हारा। वो एकदम ही उठ खड़ी हुई थी। ओके। रहमा सर झटक कर दोबारा अपनी तस्वीरों की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। ताबिंदर ने ठिठक कर तस्वीरों को करीने से रखती रहमा को देखा और आहिस्तगी से कमरे से निकल आई। रहमा ने तकल्लुफ़न भी उसे बैठने को नहीं कहा था और ये बात उसके हसास दिल ने बेहद महसूस की थी। पहले तो वो जब तक अपने स्कूल की एक एक बात ना बता देती थी, उसे चैन ना पड़ता था। पहले अक्सर वो भी अपनी बुक्स वगैरह उठाए इसके ही कमरे में लेट नाइट स्टडी के लिए चली जाया करती थी कि अकेले रात गए तक इसे पढ़ा ना जाता था। रहमा अपनी नामुकम्मल तस्वीर बनाया करती और वह अपनी किताबों में जुटी रहती। कभी जब हड्डियाँ वगैरह निकालती, तुम ये सब ना लाया करो प्लीज़ मेरे कमरे में। रहमा को हड्डियाँ वगैरह देखकर बड़ी कराहियत आती थी और वो मज़ीद उसे चढ़ाने के लिए हड्डियाँ इसके ही बेड पर रखकर स्टडी किया करती। चलो कुछ खाते हैं। कभी कभार रहमा पर रात गए भूख का हमला होता था। फिर दोनों कभी कोल्ड ड्रिंक के साथ सैंडविच वगैरह उड़ाती, कभी चाय बिस्किट ही पर गुजारा होता। अक्सर उनकी खटर पटर से अज़मी बहुत डिस्टर्ब होता था। रहमा के बराबर वाला ही कमरा तो था उसका। तब वो आंखें लाल पीली किए इनके कमरे में चला आता। तुम लोगों को रात को भी चैन नहीं होता? खाना नहीं खाया था क्या?
एक तो इतना थका हुआ हूँ, ऊपर से तुम लोगों की खटर पटर। वो शदीद भुनाया हुआ होता उस वक्त। क्यों गधा गाड़ी चलाई थी आज? सैंडविच को तरती ताबी तो जैसे उसे तपा देती थी। हाँ, तुम ही तो जुटी हुई थी आगे, वो जलकर कमरे से निकल जाता। एक दफ़ा इसी खाने पीने के चक्कर में ताबी का हार्ट फेल होते होते बचा था, जब रहमा ने बरामदे में रखे फ्रिज में से इससे दूध मंगवाया था। तुम फ्रिज में से दूध निकालो, तब तक मैं मग खंगालती हूँ। चाय थर्मस में है। वो बाथरूम की तरफ जाते जाते कह रही थी। बड़ा अंधेरा हो रहा है, वो हिचकिचा रही थी और नजरें अंधेरे में डूबे लाउंज पर थीं, जहां से गुजरकर बरामदा आता था। बल्ब फ्यूज हो गया है बरामदे का, रहमा ने बताया और बाथरूम में घुस गई। अच्छा, जा रही हूँ। वो जी खड़ा करके कमरे से निकल आई थी और लाउंज में कदम रख दिया था और किसी न किसी तरह बरामदे में पहुंच ही गई थी। मगर बरामदे में कदम रखते ही घिघी बन गई थी इसकी। बड़ी अम्मा के तख्त के पास कोई खड़ा था, काले से हाथ सरसराते हुए, लबादे में सर से पांव तक मलफूफ, सर पर हैट लगाए। इसकी तो वाकई घिघी सी बन गई थी और कप एक छनाके से पक्के फर्श पर गिरा था। छनाके की आवाज़ पर अहमद भाई के कमरे का दरवाज़ा बड़ी तेज़ी से खुला था और कमरे से आती रोशनी में उसे अनस नजर आया था। अनस भाई, उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली थी और आंसू बह निकले थे। क्या हुआ तुम्हें? वो इसके करीब आ गया था, घबराया हुआ, जो अब ज़ारो कतार रो रही थी। क्या हुआ ताबी? अहमद भाई भी कमरे से निकल आए थे। अहमद भाई, वहाँ कोई खड़ा है। उसने डरते डरते बगैर तक की तरफ देखे इशारा किया। कहाँ? लाइट जलाओ अनस। अनस ने खट से लाइट जलाई थी और सख्त शर्मिंदा होकर रह गई थी। तख्त के पास जो ग्रिल थी, इस पर बड़ी अम्मा ने अपना वसीओ अरीज बुरका टांगा हुआ था, जिस पर उर्फी ने अजराए मजाक अपना हेड टांग दिया था, जो कि उसने आमिर खान की ताज़ा तरीन फिल्म देखकर हाल ही में ख़रीदा था। और अंधेरे में वाकई यूं लगा था जैसे कोई खड़ा हुआ हो। इससे डर गई अमर भाई, हंसते हुए अपने कमरे की सिमत मुड़ गए। रात के 14 बजे भी चैन नहीं है, ड्रामे करती हैं। अनस उसे घूरता बड़बड़ाता अमर भाई के पीछे ही चल दिया। वो किसी बेहद ज़रूरी काम से अमर भाई के कमरे में आया था और फिर बैठा ही रह गया था कि मग टूटने की आवाज़ ने दोनों को बौखला दिया था। वो तो शुक्र हुआ बड़े अब्बा या छोटे चाचा ना आ गए, वरना तो डांट ही पड़ जाती। तुम्हें क्या हुआ? सोबी इसे हिला रही थी। मेरा दिल इम्तहानों की वजह से परेशान है। मैं भी तो बिल्कुल बावली हो जाती हूँ इम्तहानों के दौरान। सोबी की आमद ने उसकी सोचों को ब्रेक लगाया था। ये तुम बैठे बैठे खड़े खड़े सोचों में क्यों गर्क हो जाती हो? वो फक्करी लग गई है तुम्हें? कितनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ। सोमी यूं कह रही थी गोया कोई बीमारी लग गई हो उसे। मैं कुछ सोच रही थी। वो बताने लगी थी कि सोमी ने बात काट दी। अनस भाई के बारे में सोच रही हो तो ठीक है, सोचो, मगर प्लीज़ कुछ हमारा भी तो ख्याल करो। मैं उनके बारे में नहीं सोच रही थी। वो इसे घूर कर रह गई थी। क्या डॉक्टरी खिलाओ पिलाओगी उसे? ये सब काम नहीं आएगा। ज़रा किचन में भी झांक लिया करो। अच्छी शक्ल कब तक दिल बहलाएगी? सब डॉक्टरी धरी की धरी रह जाएगी। जो 4 दिन साथ रहकर पकाना खाना पड़ गया। आज सुबह ही से अम्मी का पारा हाई था। वो जो छुट्टी के ख्याल से अभी तक बिस्तर में थी, कान दबाए इनकी बड़बड़ाहटें सुनती रही। कुछ होश भी है? कितने से दिन रह गए हैं इसके आने में? कुछ सीखना भी है या यूं ही कोट पहने सारा दिन टक टक करती फिरोगी अभी भी? अम्मी अब इसके सर पर आकर चीखी थी। वो हड़बड़ाकर उठ गई और इनकी बड़बड़ाहटों के नतीजे में इस वक्त वो किचन में मौजूद थी, बड़ी अम्मा के साथ बतौर हेल्पर। बेटा, मिर्चें कम ही डालना मसाले में। बड़ी अम्मा बड़ी फुर्ती से धनिया साफ कर रही थीं और साथ चूल्हे पर कबाबों का कीमा चढ़ा हुआ था, जिसमें वो इससे चीज़ें डलवा रही थीं। जी बड़ी अम्मा, ज़्यादा मिर्चें तो वैसे भी मुज़र हैं सेहत के लिए। उसने 1 किलो कीमे में कोई 3 मुट्ठी लाल साबत मिर्चें झोंकते हुए गोया बड़े पते की बात की थी। अब क्या डालूं बड़ी अम्मा? बस अब ढकना बंद कर दो और ये चटनी पीस दो। इन्होंने इसे दिखाकर चटनी का मसाला निकाला था। लाइए। उसने प्याला उनके हाथ से ले लिया था। बड़ी अम्मा कोई आधे घंटे बाद किचन में आई थी, बौखलाई हुई। अरे देखो, अब तक तो जल चुका होगा मसाला, चूल्हा बंद करो। इससे पहले कि वो चूल्हा बंद करती, लपक कर उन्होंने चूल्हा बंद करने की कोशिश की थी। ताबी दूसरे ही लम्हे सदा की खुश अखलाक बड़ी अम्मा बड़े जोर से गरजी थी। चूल्हा तुमने जलाया ही नहीं था। इनका गुस्से से बुरा हाल था। वो सहम सी गई। मैं समझी जला हुआ होगा। पतीली जो रखी थी इस पर, मैंने गौर ही नहीं किया। वो वाकई डर गई थी। खुद ब खुद नहीं जलता, जलाना पड़ता है। जलाओ चूल्हा और पकाओ। मैं अब ज़रा भी तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। वो झंझलाती हुई किचन से निकल गई थी। कुछ खाने को दो यार, बहुत भूख लगी है। जब वो इंतहाई नमक से कबाब का मसाला पीस कर गोल गोल कबाब बनाने की कोशिश कर रही थी, तभी अज़मी ने किचन में झांका था। बहुत उगी है, जितनी चाहो चल लो। उसने लॉन की तरफ इशारा किया था। मूड वैसे ही सख्त ख़राब था। तुमने छोड़ी हो तो मैं भी चलूँ ना? वो बड़े इत्मीनान से कह रहा था। कबाब बना रही हो? लाओ मैं नमक चख लूँ। उसने कबाबों की तरफ हाथ बढ़ाया। नमक ठीक है बिल्कुल। उसने उसका हाथ परे कर दिया था।
तुमने जब भी नमक डाला है लोगों ने नमक मांगा है, लाओ मैं चख दूं, और फिर कोई कमी पेशी हो गई तो सब तुम्हारा ही मजाक उड़ाएंगे। अज़मी का अंदाज एहसान करने वाला था। ये तो है, मजाक की अज़मी की बात इसके दिल को लगी थी। ठहरो मैं ये तल दूं, फिर तुम इस चटनी के साथ खाना जो मैंने बनाई है। अब इसकी इस अचानक ही इनायत पर अज़मी की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ठीक है ना कबाब? वो डर गया था। बिल्कुल ठीक, बल्कि बेहद लजीज होंगे। तुम खा कर देखना, आज तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे हाथ में कितनी लज्जत है। उसने कबाब फ्राई पैन में डाल दिया था। अज़मी आराम से बैठा कबाब का इंतज़ार करने लगा, मेज़ पर जाता हुआ। लो और चख कर बताओ। उसने कबाब प्लेट में रखकर इसके आगे प्लेट सरकाई, साथ ही चटनी भी। ज़रूर, तुमने बनाए हैं इतनी मेहनत से तो लजीज तरीन होंगे। इसने तेज़ी से पूरा का पूरा कबाब मुंह में डाला था और दूसरे ही लम्हे इसकी आंखें फट गई थीं और चेहरा सुर्ख होने लगा था। यकीनन कबाबों की लज्जत इसे हैरान कर गई है। ताबी ने बड़े गौर से उसकी कैफियत नोट की थी। इधर अज़मी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये कबाब जो नमक और मिर्च की ज़्यादती में बेमिसाल थे, इन्हें निकले कैसे। पानी, अजीब मजबूर सी आवाज़ निकली थी इसके मुंह से। हाँ हाँ लो। ताबी ने जल्दी से फ्रिज खोलकर पानी निकाला और उसे पेश किया। वो जल्द अज जल्द कबाबों के बारे में इसके तबसरे की मुंतजिर थी। एक गिलास पीकर जब उसने दूसरा गिलास मांगा तो वो चुप न रह सकी। कैसे थे कबाब? बना सकता है कोई मेरे जैसा खाना? इसने अंदाज़े फातिहाना से सीसी करते अज़मी की तरफ देखा, जो चेहरे पर वहशत के आसार लिए बड़ी बेताबी से पानी पी रहा था। हाँ, पानी का कोई तीसरा गिलास पीकर अज़मी के होश ठिकाने आए थे। सो इसने एतराफ़ किया था, तुम्हारे जैसा खाना वाकई कोई नहीं पका सकता। इसका अंदाज़ ज़ुमायनी था। वो इसके दूसरे जुमले से कलई तौर पर मुत्तफ़िक था। तुम भी चख कर देखो, तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा। मैं तो सबके साथ ही खाऊंगी, मकतूल हो जाओगी। वो बहुत तेज़ी से बोल पड़ा था। क्या मतलब? बात इसकी समझ में आ ही नहीं सकती थी। कुछ नहीं भई, बात इसकी समझ में आ भी कैसे सकती थी? तावतीका वो अपने कबाबों को टेस्ट न कर लेती। वो पलटकर फ्रिज में से कोई मीठी चीज़ ढूंढ रहा था, ताकि अभी तक मुंह में बरपा हशर का कुछ अजाला हो सके। चख ही लूँ। इसने थोड़ा सा कबाब का टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल ही लिया था और टुकड़ा मुंह में डालते ही अज़मी की बात फ़ौरन समझ में आ गई थी। जैसे ही रहमा के इम्तहान ख़त्म हुए, छोटी चच्ची ने ख़ानदान के लड़कों को खंगालना शुरू किया। आज भी कुछ लोग आने वाले थे। छोटी चच्ची ने ताबी से कह दिया, रहमा को बता दे, मुझे नहीं तैयार व्यार होना। रहमा सुनते ही तिनक गई थी। हाँ भाई, पसंद तो इन्हें तुम पार्टी वाले दिन ही आ गई थी। आज तो बस शुगल के तौर पर ही तैयार हो जाओ। ताबी हंस रही थी। देखो ताबी, मुझे ये थर्ड क्लास हरकतें कतई पसंद नहीं है और किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं। रहमा का लहजा एतराज़ से पुर था। भाई मुझसे पूछा था किसी ने? इसने हंसते हुए अपनी मिसाल दी थी। साथ ही नज़रों में अनस का चेहरा आ गया था। तुमसे पूछने की भी क्या ज़रूरत थी? तुम्हारी तो शायद आरजू ही यही थी। रहमा जहरीले लहजे में कहती चादर तान कर लेट गई। रहमा, क्या कह रही हो तुम? रहमा ने तो जैसे इसके मुंह पर थप्पड़ खींच मारा था, तभी बहुत हवास बाख्ता होकर इसने उसके मुंह पर से चादर खींच ली थी। ठीक ही तो कह रही हूँ। अच्छा, अब मुझे सोने दो, वैसे भी मैं बहुत थकी हुई हूँ, सोना चाहती हूँ। गोया इसको जाने का इशारा था और फिर से चादर तान कर लेट गई थी। ताबिंदा चुपचाप कमरे से निकल आई थी। क्या कह गई थी रहमा? इसने कमरे में पहुंचकर हाथों में सर थाम लिया। वो इसके आरजू तो कभी नहीं रहा था। फिर जब बाबा और बड़ी अम्मा, अम्मी वगैरह ने इसे इसका हमसफ़र बनाना चाहा था, तो इसने इनकी ख्वाहिश पर सर झुका दिया था। अनस की जगह किसी और को वो रखते तब भी वो हाँ कर देती, मगर अब जब इससे बन गई थी तो इसकी एक एक सोच का जाविया इससे ही बनता था। कहीं रहमा तो अनस से एक ख्याल बिजली की तरह इसके जहन में चमका था। नहीं, उफ खुदाया। उसने परेशान होकर सर मेज़ पर टेक लिया। बहुत मसरूफ़ रहने लगी हो ताबी, शक्ल ही नज़र नहीं आती। आज सोबी ने इसे पकड़ लिया था। हाँ, पिछले दिनों जो धमाके हुए थे शहर में तो मरीज ज़्यादा थे और अक्सर डॉक्टर्स लीव पर थे। बस इसकी वजह से कुछ मसरूफियत हो गई थी। लगता है इनके हिस्से का सारा काम सिर्फ तुम ही करती हो। सोमी बगौर इसे देख रही थी। आंखों के गेंद हल्के पड़ गए थे। चेहरे की रौनक गायब, बेइंतहा चुप चुप। कुछ दिनों से बेहद उलझी उलझी भी रहने लगी थी। न जाने किन सोचों में गलता रहती थी। क्या हो गया है तुम्हें? कोई परेशानी है? सोमी ने बहुत प्यार से इसके हाथ थामे थे। आखिर वो इसकी होने वाली भाभी थी। नहीं, ठीक हूँ। वो चौंक सी गई थी। अब इसे क्या बताती कि आजकल तो इसका सुख चैन ही रुखसत है। ठीक तो नहीं हो? सोमी ने इनकार में सर हिलाया। आजकल थकन ज्यादा होने लगी है। इसने लंबा सांस लेते हुए हाथों से बाल पीछे करते हुए कुर्सी पर सर टेक दिया। तुम तो अपने काम से कभी नहीं घबराई, फिर थकन कैसे होने लगी? भाई से पहले तुम्हारा महबूब तो तुम्हारा प्रोफेशन है। सोमी मुस्कुराई थी। सोमी? अनस के नाम पर इसके चेहरे पर अजीब सा तासुर आ गया था, जिसे सोमी कोई नाम न दे पाई। रहमा कहाँ है? इसने बात पलट दी थी।
ये रहमा ने भी बड़ा परेशान किया हुआ है छोटी चच्ची को। अभी पिछले दिनों जो ज़ुहैब भाई के घर वाले आए थे ना, इन्हें भी इनकार कर दिया इसने। सोमी बता रही थी। वो चुपचाप सुनती रही और रहमा के बारे में इसका शक यकीन में बदलता गया। मैं रहमा के लिए कुछ करूंगी, वो मुंह ही मुंह में बुदबुदाई थी। क्या कह रही हो? सोमी पूछ रही थी। कुछ नहीं, वो खामोश हो गई थी। ये आज साजिद भाई के एक दोस्त आए थे। ये तस्वीरें आई हैं अनस भाई और साजिद भाई की। सोमी ने इसके हाथ में तस्वीरों का लिफाफा थमा दिया था। पिछले दिनों साजिद क्रिसमस की छुट्टियां गुजारने अनस के पास चला गया था, वहीं की तस्वीरें थीं। तस्वीरों के पीछे लिखे दिलचस्प कमेंट्स भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट न ला सके। एक तस्वीर जिसमें अनस किचन में डिशवॉशर में बर्तन सेट कर रहा था, इसके पीछे लिखा था, मोहतरमा डॉक्टर साहिबा, आपके बावर्ची और बावर्ची खाने का एक मंजर एग्जॉस्ट फैन एंड चूल्हे के ऊपर है, फूल खाने की मेज़ पर रखे हुए हैं। और एक बात बताएं डॉक्टर साहिबा, कि जितने प्यार से ये डिश वॉशर में बर्तन सेट कर रहे हैं, क्या इससे आधे टाइम में इनको हाथ से धोकर फारिग नहीं हो सकते? तुम ये फूल जाते ही बदल देना और बहुत नाजुक से फूल किसी नफीस से गुलदान में यहाँ रखना। इसके साथ साथ तस्वीरें दोबारा से देखती सोमी को फूल बेहद भद्दे लगे थे। एक और तस्वीर में राइस कुकर में से वो चावल निकाल रहा था। डॉक्टर साहिबा, इस तस्वीर में आपका चूल्हा पीछे राइस कुकर और इंजीनियर साहब चावल निकालते हुए नजर आ रहे हैं। दाल और चावल बनाने में बिल्कुल ताक हो गए हैं हीरो साहब। खसूसन दाल तो ऐसे भिगाड़ते हैं, पूरा अपार्टमेंट महक जाता है। तस्वीरें पीछे आपके बेडरूम का दरवाज़ा और कमरे में लगी हुई तस्वीर थोड़ी सी नज़र आ रही है। बेडरूम के दरवाजे के सामने तकरीबन 15 कदम के फासले पर वॉश बेसन है। सुनो ताबी, जब तुम अपने बेडरूम से निकला करना तो जितने कदम साजिद भाई ने लिखे हैं, इतने ही कदमों में वॉश बेसन तक पहुंचना, वरना इनकी पैमाइश गलत हो जाएगी। सोमी बड़े मज़े से तस्वीरें देखती इसे मशवरा दे रही थी। वो अदम तवज्जोही से तस्वीरें उलट पुलट करती रही। जहन तो इसका पूरी तरह रहमा की तरफ लगा हुआ था। वो क्या कर सकती है रहमा के लिए? अनस को किस तरह आगाह करे? खत इसने कभी लिखा नहीं था इसे, ना ही कभी इसने इससे कभी इसकी फरमाइश की थी। फ़ोन पर यह बात हो नहीं सकती थी, क्योंकि जिस वक्त इसका फ़ोन आता था तकरीबन सारा घर ही फ़ोन के गिर्द जमा होता था। खत ही लिख देगी वो उसे। खासी सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची थी और बड़ी हिम्मत करके कलम संभाला था। अनस अहमद, ना मैं आपका कोई काम वक्त पर कर सकती हूँ, ना ही मुझे अच्छा खाना पकाना आता है जिसके आप आदी हैं। मुझ जैसी बेसलीका लड़की की वजह से आपकी ज़िंदगी ख्वाह-मख्वाह उलट पुलट हो जाएगी। आप जैसे नफीस और अच्छे इंसान के लिए कोई अच्छी सी सलीकामंद लड़की ही सूट करेगी। अगर आप कहें तो रहमा अपनी आज़ादी की मुंतज़िर। ताबिंदा अहमद, ख़त पोस्ट करते हुए कई बार इसका दिल कांपा था। क्या वो रह सकेगी इसके बगैर अब? इसके दिल ने सवाल किया था इससे। मर तो जाऊंगी नहीं, यकीनन इसने जी खड़ा करके ख़त पोस्ट कर ही दिया था। वो रोज़ाना लेटर बॉक्स में झांकती थी, फिर आखिर मायूस होकर झांकना ही छोड़ दिया। जब काफ़ी दिन गुजर गए तो फिर ख़त का जवाब तो ना आया था, बल्कि वो खुद मौजूद हुआ था, साजिद समेत। कई दिन तक तो भाई की आमद ने इसे अपने गमों से बेगाना रखा था और इससे भी कभी अकेले में सामना नहीं हुआ था। बात ही कम होती थी, खासा उखड़ उखड़ सा था वो। कैसी हो? इसने बड़ी बेनियाजी से पूछा था। ठीक हूँ, इसने इसे सर उठाकर देखने की कोशिश की, मगर कामयाबी ना हो सकी कि इसकी नज़रें वो अपने ऊपर जमी महसूस कर रही थी। आप कैसे हैं? इसने पूछ ही लिया था। ठीक, इंतहाई मुख्तसर सा जवाब देकर वो पलट गया था। बेटा तबीयत निढाल है, ज़रा मेरा ब्लड प्रेशर तो चेक कर लो। बड़ी अम्मा कुछ ढीली ढीली सी लग रही थी। अच्छा बड़ी अम्मा, आप कमरे में चलें, मैं बीपी ऑपरेट्स लेकर आती हूँ। बड़ी अम्मा के कमरे में कदम रखते हुए इसके कदम ज़रा ठिठके थे इसे देखकर। सामने ही वो बड़ी अम्मा के पलंग के पास पड़ी कुर्सी पर बरा जमान अखबार के मुताले में मसरूफ़ था। आ जाओ बेटी। बड़ी अम्मा उठ बैठी थीं। अनस ने अखबार से सर उठाकर इसे देखा था। लाइट पर्पल कॉटन के सूट में सादा सी चोटी किए कदरे नर्वस सी वो इसी को देख रही थी। अपनी जानिब इस कदर महवियत से इसे तकते पाकर गुलाबी होता चेहरा ना छुपा सकी। सटपटाकर सलाम कर दिया था। वालेकुम सलाम। कितने दिन बाद ढंग से देखा था। दिल में उतरती सी महसूस हो रही थी। इसका ख़त पाकर तो सख्त भुनाया था। सीधा इसने आकर ख़त अम्मी के हाथ में थमा दिया था। क्या है ये सब? ख़त पढ़कर बड़ी अम्मा हैरान हो गई थी। मुझे नहीं पता, आपकी लाडली ने लिखा था मुझे। वो खासा तबाह हुआ था, लेकिन रहमा साजिद से बात तय हो गई है इसकी। बड़ी अम्मा भी गड़बड़ा गई थीं। मैं बात करती हूँ ताबी से। रहमा से बहुत मोहब्बत करती है ना, बस इसकी मोहब्बत में आकर तुम फिक्र ना करो। वो हल्के से मुस्कुरा दी थी। फिक्र तो बिल्कुल नहीं है मुझे। हाँ, दिमाग ज़रूर दुरुस्त करूँगा इसका। वो झुंझला रहा था। खबरदार जो तुमने उसे कुछ कहा और फिक्र नहीं है तो ये ख़त संभाल कर क्यों रखा है अब तक?
इस वक्त ही फाड़ कर फेंक देते। बड़ी अम्मा ने इसके कान खींचे थे। कब से ऐसी तबीयत है बड़ी अम्मा? वो रुख मोड़कर बड़ी अम्मा से पूछ रही थी, अपना बीपी ऑपरेट्स निकालते हुए। सुबह ही से बेटा। बड़ी अम्मा आप आराम जो नहीं करती, हर वक्त कुछ ना कुछ करेंगी तो ब्लड प्रेशर तो लो होगा ना। आज आप बिस्तर से नहीं उतरेंगी, सुना आपने? बेड रेस्ट करना है आपको, वो कह रही थी। बेटा सारा बावर्ची खाना चौपट करके रख देंगे सब। लेटे लेटे बड़ी अम्मा उठ बैठी थीं। एक दिन ऐसा ही सही होने दें, आप लेट जाएं अब। इसने आराम से इन्हें दोबारा लेटा दिया था और उठ खड़ी हुई थी। बेटा ज़रा साजिद को भेजना, काम है। अच्छा। वो एक लम्हे को रुकी, फिर तेज़ी से निकल गई। तोबा, कमरे से निकलकर खूब गहरी सी सांस ली थी इसने। इसकी मुस्तकिल कमरे में मौजूदगी इसे परेशान कर गई थी। फिर बार बार इसका देखना इंतहाई गौर से मज़ीद हरासा कर गया था। साजिद भाई, साजिद भाई। कदरे संभल कर इसने साजिद को आवाज़ दी थी, जो सामने ही खड़ा था। हमशीरा मोहतरमा। साजिद बड़े ज़ोर शोर से इसकी आंखों के आगे हाथ हिला रहा था। हजूर, मैं तो अमेरिका से वापस भी आ गया हूँ। वो इसके इस तरह ज़ोर शोर से आवाज़ देने पर गोया इसे इतला दे रहा था। सॉरी, आपको बड़ी अम्मा बुला रही थीं। वो शर्मिंदा हो गई थी सचमुच। वैसे क्या बात है, आजकल आप ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद नज़र आती हैं अक्सर। क्यों? सीधे सीधे पागल कह दें। इतने बड़े बड़े लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वो बुरा मान गई थी। पागल तो हो। वो इसके सर पर चपत लगाता बड़ी अम्मा के कमरे की तरफ चल दिया। आजकल घर में इसकी रुखसती के तस्करे होने लगे थे और वो सख्त हरासा सी हो गई थी। या खुदाया, ये जानबूझकर अनजान बन रहे हैं या इन्हें ख़त मिला ही नहीं है? जो कुछ पता हो, वो सख्त परेशान थी। रहमा का सामना करना छोड़ दिया था, खुद को मुजरिम ख्याल करने लगी थी इसका। आज भी कमरे में बैठी सोमी की बातें सुन रही थी कि अज़मी एक कागज़ लिए अंदर आ गया। पता है, कार्ड के लिए मजमून बना लिया है अब्बा ने। क्या? उसे शाक सा लगा था। हाँ और क्या, अब्बा ने यह मजमून तैयार किया है। अज़मी ने पढ़ना शुरू किया। नूरचश्मी डॉक्टर ताबिंदा अहमद की शादी। अज़मी ने लफ्ज़ डॉक्टर पर खासा जोर दिया था। हमरा इंजीनियर अनस अहमद वल्द। क्या बकवास है ये? डॉक्टर ताबिंदा और इंजीनियर अनस? क्या हमारे ख़ानदान में इन दोनों से पहले कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं गुजरा जो कार्ड पर दुल्हा दुल्हन का पेशा भी लिखा जा रहा है? सोमी तो हमारे सदमे के चीख पड़ी थी। देखो ताबी, तुम्हारे कार्ड पर यह मजमून ठीक रहेगा। साजिद भी एक कागज़ लिए अंदर चला आया था और अज़मी फ़ौरन ही खिसक लिया था वहाँ से। कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं लिखा जाएगा कार्ड पर। सोमी तनकर खड़ी हो गई थी साजिद के सामने। डॉक्टर इंजीनियर? क्या मसला है ताबी? वो पलटकर ताबी से पूछ रहा था, जो खामोशी से सोमी को देखे जा रही थी। चौंक सी पड़ी। पता नहीं मुझे साजिद भाई, वो हकला गई थी। कार्ड पर कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं लिखा जाएगा। सबको पता है इनके प्रोफेशन का। ताबी ने अब बात कदरे क्लियर की थी। ये कौन लिख रहा है? साजिद हैरान होने लगा। लो ये पढ़ो मजमून। इसने कागज़ सोमी के हाथ में थमा दिया। ओ शुक्र, मैं तो डर ही गई थी। कागज़ पर लिखा मजमून पढ़कर इत्मीनान की सांस ली थी सोमी ने। ये क्या है बेटी? बड़ी अम्मा के हाथ में वही खत था जो इसने अनस अहमद को पोस्ट किया था। बड़ी अम्मा, वो बेख्तियार ही इनके गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। न जाने कब के आंसू जमा थे इसके अंदर। इसे खत क्यों लिखा? हमसे कहा होता। बुजुर्ग क्यों होते हैं? अपने बच्चों के मसाइल हल करने के लिए ना। वो इसे थपथपाते हुए कह रही थी। वो खामोशी से आंसू बहा रही थी। तुम जैसी भी हो, अनस तो जानता है ना तुम्हें। फिर तुम क्यों परेशान रही? वो पूछ रही थी। बड़ी अम्मा रहमा। इसने आंसुओं के दरमियान सिर्फ इतना कहा, तुम परेशान क्यों होती हो? अल्लाह इसके लिए भी रास्ते खोलेगा। हम सब किस लिए हैं? वो इसके आंसू पहुँच रही थी। बड़ी अम्मा, वो बावजूद कोशिश के इन्हें कुछ न बता सकी थी। कितनी देर से नंगे पाँव सरसब्ज घास पर टहल रही थी। हल्की हल्की चलती हवा, फिजा में फैली फूलों की नरम से खुशबू। अभी उजाला भी कोई इतना ना हुआ था। कितना अच्छा लग रहा है ये सब, इससे जैसे गौर से कहा और एक लंबा सा सांस लेकर फिजा में फैली फूलों की खुशबू को अपने अंदर उतारा। अखबार आ गया होगा। इसने अखबार की तलाश में नजरें घुमाई। सामने गेट के पास ही अखबार पड़ा था। ये क्या सिलसिला है भाई? अनस की आवाज़ सुनकर हाथों से अखबार छूट गया था। सर उठाकर इसे देखा। सफ़ेद कुर्ते पजामे में मलबूस, बड़ा फ्रेश फ्रेश सा खड़ा पूछ रहा था इससे, कैसा सिलसिला? इसकी आवाज़ अटक गई थी हलक में। आंसुओं ने गोया रास्ता रोक दिया था। अपनी चीज़ किसी को देना भी बड़े दिल गुर्दे की बात है। इसने अनस की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में एतराफ़ किया था। ये ख़त में तुमने क्या बकवास लिखी थी? इसके तेवर कड़े थे। आपने वो ख़त बड़ी अम्मा को क्यों दिया था? खुद पर काबू पाकर वो पूछ रही थी। इसका सवाल नज़रअंदाज करके तुम्हारे दिमाग जो दुरुस्त कराने थे, इसने जवाब दिया था। मैंने आपसे एक दरख्वास्त की थी। वो सर झुकाए पूछ रही थी। कैसी दरख्वास्त? रहमा में क्या बुराई है? इसका सर मुस्तकिल झुका हुआ था।
तुम में है, जवाबन इसने भी सवाल किया था। मुझे आता ही क्या है, ना खाना पकाना ना ही बटन तक टांगना, तंग आ जाएंगे एक ही दिन में। वो अपनी बुराइयां गिनवा रही थी। इतने दिन से तो एक ही घर में रहते हुए तंग नहीं आया हूँ, तो अब क्या आऊँगा। इस पर कोई असर मालूम ना होता था। रहमा ही सूट करती है आपको। अब वो इसे कैसे बताए कि रहमा इससे। बार बार रहमा को दरमियान में मत लाओ। साजिद ने सुन लिया तो बुरा मान जाएगा। साजिद भाई क्यों? वो बुरी तरह भुखला गई थी। जाहिर है जब कोई तुम्हें किसी और से मंसूब करेगा तो मैं तो इसे। आगे वो खुद ही चुप हो गया था। यानी इसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गई थीं। वो राजी है, वो अभी तक हैरत ज़दा थी। जी दिलो जान से, क्योंकि इसके दिमाग में कोई कीड़ा नहीं रेंगा है अभी तक। इसने इसकी हैरत से खुली हुई आंखों में एक पल को झांका। मैं कितना परेशान रही हूँ। इसके मुंह से इत्मीनान का सांस खारिज हुआ था। मुझे यकीन नहीं आ रहा। इस पर अभी तक अदम यकीनी की कैफियत तारी थी। ना आई, लेकिन अगर अब तुमने इसका नाम मेरे साथ लिया तो साजिद मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो इत्मीनान से कह रहा था। फिर मेरा क्या होगा? ताबी के अंदाज में भला की मासूमियत थी। अनस ने चौंक कर इससे देखा, वो हंस रही थी। वो भी इत्मीनान का सांस लेता हुआ मुस्कुरा दिया। ये नावल आप सबको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी तफसीली राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।